Hello and welcome to my channel. My name is Archana and today we are going to study MSN. तो बेटा आज का जो हमारा MSN का टॉपिक रहेगा that is our bronchitis और जो नेक्स्ट होगा हमारा लंग कैंसर. तो आज इन दोनों टॉपिक्स के साथ जो हमारी रेस्पिरेटरी यूनिट है MSN की वो कंप्लीट हो जाएगी. तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो इस यूनिट में से तो आप मुझे पूछ सकते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे ब्रोंकाइटिस से. तो ये क्या है बेटा, डेफिनेशन देख लेते हैं. क्रॉनिक कंडीशन है जो क्या है, करेक्टराइज करते हैं जिसको हम परमानेंट एबनॉर्मल डायलेशन किसकी, ब्रोंकियाई या ब्रोंक्यूल्स की. जो हमारी ब्रोंकियाई या फिर ब्रोंक्यूल्स हैं, जब क्या हो जाए, उनकी परमानेंट डायलेशन हो जाए, जो उनका साइज है उस, सपोज ये उसका नॉर्मल साइज है, नॉर्मल साइज से परमानेंट क्या हो जाए, इसकी डायलेशन हो जाए, इसका साइज क्या है, इंक्रीज हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकाइटिस बोलेंगे. अब साइज इंक्रीज होगा, किस वजह से होगा, क्या है, मस्कुलर या फिर इलास्टिक टिश्यू की वजह से क्या है, इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्रॉनिक इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इन्फ्लामेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे और स्पूटम प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो हमने डेफिनेशन से क्या देखा कि जब हमारी ब्रोंकाई या फिर ब्रोंक्यूल्स क्या हो जाए, परमानेंटली डायलेट हो जाए, उनका जो साइज है वो क्या हो जाए, परमानेंट के लिए क्या है, साइज इंक्रीज हो जाए, किस वजह से होगा, जब उनके क्या है, इलास्टिक टिश्यू की क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी. अब डायलेशन की वजह से क्या हो सकता है, स्पूटम प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाएगी और जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे. अब स्ट्रक्चरली अगर हम इसको समझे तो देखो बेटा, ये क्या है, हमारी नॉर्मल ब्रोंकियाई है. नॉर्मल ब्रोंकियाई तो ये हमारी क्या है, अगर हम डायग्रामेटिकली समझें, ये हमारी डायलेटेड ब्रोंकियाई है. मतलब जो ब्रोंकियाई थी, नॉर्मल ब्रोंकस का जो स्ट्रक्चर था उसमें क्या आ गई, डायलेशन आ गई. डायलेशन आने की वजह से म्यूकस भी क्या है, एक्सेसिव है. यहाँ पे म्यूकस क्या है, हमें ज्यादा दिख रहा है, तो एक्सेसिव म्यूकस आ जाएगा डायलेटेड ब्रोंकाई में, और ये और भी, और एज अ रिजल्टेंट हमें इन्फ्लेम्ड ब्रोंकियाई भी जो है देखने को मिल सकती है. नेक्स्ट आ जाएंगे बेटा अपन इटियोलॉजी में. इटियोलॉजी में क्या है, क्या रीजंस हो सकते हैं ब्रोंकाइटिस होने के. तो द वेरी फास्टेस्ट पोस्ट इन्फेक्शियस, इन्फेक्शन के बाद में भी क्या है, डायलेशन हो सकती है ब्रोंकियाई की. कौन से इन्फेक्शन के बाद में, अगर पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, वुकिंग कफ या मीजल्स क्या है, इन्फेक्शन है, तो पेशेंट को इस इन्फेक्शन के ट्रीट होने के बाद में, क्योर होने के बाद में क्या है, ब्रोंकाई परमानेंटली डायलेटेड पेशेंट की रह सकती है. ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या जाएगा, अगर फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, ट्यूमर हो गई है और जो लिम्फ नोड है उसकी क्या हो गई है, अगर इनलार्जमेंट हो गई है. कंजेनाइटल में क्या जाएगा बच्चा, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकती है, रीजन प्राइमरी सिलरी डिस्काइनेजिया हो सकता है. नेक्स्ट हमारे अदर कॉजेज में आएंगे जो दैट इज अवर इम्यूनो डेफिशिएंसी. अगर पेशेंट की क्या है, अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्राइज ड्रग्स पे है जिस वजह से उसका इम्यून सिस्टम डिप्रेस है, और इम्यून सिस्टम कब कम होगा, एचआईवी अगर पेशेंट को है तो उस केसेस में भी क्या है, ब्रोंकाइटिस के चांसेस क्या हो जाएंगे बच्चा, इंक्रीज हो जाएंगे. नेक्स्ट आएगी अपन की पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा, इन्फेक्शन हुआ या क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, इम्पेयर्ड म्यूकोसिलरी क्लियरेंस हुआ, एक्यूमुलेशन हुआ सिक्रीशन का, जहां पे सिक्रीशन एक्यूमुलेट हुआ है वहां पे बैक्टीरियल कॉलोनी बन गई, वो बैक्टीरियल कॉलोनी क्या बना देगी, इन्फ्लामेशन कर देगी बॉडी में. ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकियल वॉल्स हो जाएगा. जैसे ही ब्रोंकियल वॉल का डिस्ट्रक्शन होगा तो इलास्टिक जो टिश्यू है उसका भी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा. अगर इलास्टिक टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हो गया, इलास्टिक टिश्यू क्या काम करते हैं, वो डिसाइड करते हैं वेदर टू डायलेट, वेदर टू कंस्ट्रिक्ट. अगर वही काम नहीं रहेगा तो क्या है, परमानेंट क्या हो जाएगी, उसमें डायलेशन हो जाएगी. तो विस्कस साइकिल ऑफ इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, जिसकी वजह से बार बार क्या है, साइकिल रिपीट होगी. किस चीज की साइकिल रिपीट होगी, फर्दर उस क्या, उसको इन्फेक्शन हो जाएगा पेशेंट को, या उसको इन्फ्लामेशन हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, उसको ब्रीथिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे. नेक्स्ट देखो बेटा, मैंने यहाँ पे क्या है, क्लियर इमेज लगा रखी है, कैसा ब्रोंकाइटिस दिखेगा पेशेंट में. ये नॉर्मल ब्रोंकाई है, जैसे सपोज करो नॉर्मल
मान लो ये क्या है, नॉर्मल ब्रोंकाई जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है, ये कम डायलेटेड है, इसमें कोई पस भी नहीं है। नॉर्मल जो ब्रोंकाई का स्ट्रक्चर होगा वो इससे कम होगा, आपने एनाटॉमी में देखा भी होगा। पर हम एक एग्जांपल के लिए क्या है, इसको नॉर्मल ब्रोंकाई कंसीडर कर देते हैं, जबकि ये क्या है, इन्फ्लेम्ड है, इसमें से म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, इसको ब्रोंकाइटिस हो गया। ज्यादा डायलेशन हो रखी है ब्रोंकाई की, कितनी ज्यादा जो है डायलेशन हो रखी है, म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, इलास्टिक जो टिश्यू है डैमेज हो चुका है। तो अब इस ब्रोंकाई में क्या चांसेस ज्यादा होंगे, इन्फेक्शन होने के, इन्फ्लामेशन के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। आ गया समझ? नेक्स्ट देखो बेटा, कंपैरिजन में नॉर्मल ब्रोंकाई और हमारा जब पेशेंट को क्या है, ब्रोंकाइटिस इन्फेक्शन होगा। ये नॉर्मल ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकाइटिस इन्फेक्शन वाली है। तो देखो बेटा, नॉर्मल ब्रोंकाई है तो क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स बिल्कुल स्ट्रक्चरली प्रेजेंट है, और क्या है, इलास्टिक टिश्यू अच्छे से क्या है, प्रेजेंट है, म्यूकस की अमाउंट बहुत कम है, और जो पाथवे है एयर के लिए वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। पर जब पेशेंट को क्या हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, तो देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स लॉस्ट हो गई हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स के लॉस्ट होने के साथ साथ क्या है, सिक्रीशन इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से साइज क्या हो गया है बेटा, इंक्रीज हो गया है, यहाँ से क्या है, सेल्स ही गायब हो गए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, लॉस हो गई हैं। ये क्या है, साइज बढ़ गया है, साइज बढ़ने के साथ साथ ये पूरा क्या है, म्यूकस है, और एयरवे को पास होने के लिए सिर्फ इतना सा स्पेस जो है मिल रहा है। आ गया समझ? नेक्स्ट आ जाएंगे बेटा अपन क्लिनिकल फीचर पे। क्लिनिकल फीचर में क्या आएगा, अब बेटा पेशेंट को क्या है, ब्रोंकाई डायलेट हो रही है, एयरवे में क्या है, प्रॉब्लम है, एयर पासेज में उसको प्रॉब्लम हो रही है। ब्रोंकाई तो अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन राइज करना था कि मैम एयरवे में प्रॉब्लम क्यों आएगी जब ब्रोंकाई डायलेटेड है, इज इट? नहीं बच्चा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको 2-3 बार समझा दिया कि क्या हो रहा है, ब्रोंकाई तो डायलेट हो रही है पर वहां पे म्यूकस एक्यूमुलेट हो रहा है। जितना डायलेशन उसका ज्यादा हुआ है, सुपोज करो अगर 10% डायलेशन हुआ है, तो मान के चलो 70% में म्यूकस क्या है, फुलफिल हो रहा है, म्यूकस भर जा रहा है उस स्पेस पे। आप रियल इमेज को क्या है, ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्रोंकाई का साइज तो इतना बड़ा है। मैं रेड पेन, ब्लू पेन से ग्रीन पेन से हाईलाइट कर देती हूँ कि जो ब्रोंकाई है उसका साइज तो इतना बड़ा हो गया है। अगर नॉर्मल इतना भी साइज होगा तो इसका नॉर्मल साइज से तो ये बहुत बड़ा है, पर एयर वे ऑब्स्ट्रक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि एयर को पासेज के लिए सिर्फ इतना मिल रहा है। ये जो पूरा स्पेस है ये किससे फुलफिल हो चुका है, फुलफिल हो गया है ये म्यूकस से, और इसकी वजह से ही वुकिंग कफ जैसे सिम्टम्स जो है हमें पेशेंट में देखने को मिलेंगे। और फर्दर जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो हम अभी पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे क्लिनिकल फीचर्स आएंगे वो आएंगे, क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ हो जाएगी पेशेंट को, किस वजह से होगी, जो स्पूटम पास ज्यादा हो रहा है उस वजह से कफ हो जाएगी। हेमोपेटाइटिस हो सकता है, क्या होता है हेमोपेटाइटिस, मैंने 2-3 बार बता दिया बच्चा, हेमोपेटाइटिस होता है जब स्पूटम के साथ ब्लड भी क्या है मिले, पेशेंट के जो है स्पूटम के साथ हमें ब्लड भी देखने को मिलेगा। डिज्निया हो सकता है, विजिंग हो सकती है। नेक्स्ट क्लम्बिंग ऑफ फिंगर्स हो सकती है, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे बच्चा, अपन करेंगे चेस्ट एक्सरे करेंगे, ट्रैम ट्रक शेडोज देखने को मिलेंगी हमें एक्सरे में, हाई रिजोल्यूशन सीटी स्कैन करेंगे, स्पुटम कल्चर करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए कि अगर उसको इन्फेक्शन है तो कौन सा इन्फेक्शन है वो हमें क्या है स्पुटम कल्चर से पता चलेगा। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे कि ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न है या नहीं है, ब्रोंकियोस्कोपी करेंगे किस लिए, इवेल्युएट करने के लिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं है। नेक्स्ट आएंगे हमारे कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस में क्या होगा, रिकरेंट निमोनिया हो जाएगा। देखो बेटा, अगर पेशेंट को क्या है, अभी उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया, अगर ब्रोंकाइटिस हुआ तो उसका इम्यून सिस्टम अल्टीमेटली वीक हो जाएगा, उसको बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे, तो रिकरेंट निमोनिया हो जाएगा, मैसिव हेमोपेटाइटिस होगा, और पल्मोनाई होगा, रेस्पिरेटरी फेलियर होने के भी चांसेस जो हैं ज्यादा पेशेंट में हो जाएंगे। अब अपन का आएगा नर्सिंग डायग्नोसिस। अब तक हमने इतने रेस्पिरेटरी के डिसऑर्डर पढ़ लिए, सबसे पहले मैंने आपको हर क्या है नर्सिंग डायग्नोज में बताया है कि एयरवे क्लियरेंस क्या है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्हेन द टॉपिक इज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। बच्चा जब आप कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के क्या करते हो, नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हो, नर्सिंग मैनेजमेंट लिखते हो, तो जो आपका वेरी फर्स्ट रहेगा
वो क्या रहेगा, आपका इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस जो है रिलेटेड टू जो भी आपकी XYZ डिसीज कंडीशन है वो आप राइट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे डिसीज कंडीशन में थिक प्लूरेंट सिक्रीशन है। इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू एल्वोलाई डैमेज, एल्वोलाई डैमेज की वजह से क्या है, पेशेंट को गैस एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम हो रही है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है, किस वजह से, क्योंकि स्पूटम स्टैटिक्स है, स्पूटम क्या है वहां पे रुक गया है, उस वजह से क्या है, पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। एंजाइटी है और सोशल आइसोलेशन है, किस वजह से, रिलेटेड टू, क्योंकि उसको क्रोनिक कफ और क्या है स्पूटम पास हो रहा है, तो उसको एंजाइटी भी होगी और सोशल आइसोलेशन भी हो जाएगी। नेक्स्ट है फटीक रिलेटेड टू क्रोनिक इलनेस। अभी अपन क्या बनाते हैं बेटा, नर्सिंग इंटरवेंशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज राइट डाउन करते हैं फॉर ईच डायग्नोज। तो सबसे पहले क्या कर देंगे बेटा, अपन करेंगे एयरवे क्लियरेंस करेंगे, कैसे करेंगे, पोस्चुरल ड्रेनेज करवा देंगे, चेस्ट फिजियोथेरेपी करवा देंगे, पेशेंट को टीच करेंगे इफेक्टिव स्किल्स ऑफ कफिंग, कफिंग एडिकेट्स के बारे में बताएंगे और हक कफ के बारे में क्या है पेशेंट को टीच करेंगे। प्रोवाइड करेंगे ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन पेशेंट को, सक्शनिंग इफ नेसेसरी, अगर पेशेंट को सक्शनिंग की जरूरत है तो वो भी प्रोवाइड करवाएंगे। मेडिकेशन में क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स दे देंगे अगर प्रिस्क्राइब है तो, और कब प्रिस्क्राइब होंगी एंटीबायोटिक्स, जब पेशेंट को क्या है इन्फेक्शन प्रेजेंट है। एडमिनिस्टर कर देंगे ब्रोंकोडायलेटर एंड म्यूकोलाइट्स, म्यूकोलाइट्स क्या कर देंगे, थिन कर देंगे उसको, किसको, म्यूकस को, और जो स्पूटम पास हो रहा है। हाइड्रेशन जो है पेशेंट की मेंटेन रखेंगे 2 to 3 लीटर पर डे, जिसकी वजह से क्या है सिक्रीशन जो होगा वो थिन होगा। न्यूट्रिशन क्या है, हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट देंगे हम पेशेंट को। मॉनिटर करेंगे SpO2 लंग साउंड, जो स्पूटम वॉल्यूम करेक्टर है उसको भी। साइको सोशल केयर के लिए एड्रेस करेंगे एम्बैरेसमेंट फ्रॉम स्पूटम, प्रोवाइड काउंसलिंग, पेशेंट को काउंसलिंग प्रोवाइड करवाएंगे जो उसका साइको सोशल नेचर है और जो उसकी एंजाइटी है उसको कम करने के लिए। नेक्स्ट एजुकेशन, एजुकेट किस बारे में करेंगे कि आप क्या है हैंड हाइजीन अच्छे से क्या है मेंटेन करें, जिसकी वजह से आपको फर्दर रिकरेंट जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे। स्मोकिंग को क्या है अवॉइड करने के लिए बोलेंगे और क्या करवाएंगे, ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो है पेशेंट को करवाएंगे। इज इट क्लियर? अब आ जाएंगे एल्डरली कंसिडरेशन। अगर पेशेंट एज्ड है तो क्या हो जाएगा बेटा, अगर एज्ड पेशेंट है तो एक अल्टीमेट सी बात है, एजिंग साइंस में हमने क्या देखा है, अब तक हमने एजिंग साइंस में ये देखा है कि जैसे पेशेंट की एज इंक्रीज होगी वो क्या है एज ग्रुप में जाएगा तो उसका इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। अब इम्यून सिस्टम सप्रेस है तो उसको बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस है और सेप्सिस होने के चांसेस है। रिड्यूस मोटिलिटी मोबिलिटी हो जाएगी, क्या है वो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने के कैपेबल नहीं होंगे, जिसकी वजह से लेस इफेक्टिव क्लियरेंस होगा सिक्रीशन का। मॉनिटर करेंगे क्लोजली फॉर एस्पिरेशन निमोनिया। नेक्स्ट आएगा बेटा अपन का जो है ब्रोंकाइटिस के लिए एक समरी देख लेते हैं, जो भी हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस और जो हमने क्या है इंटरवेंशंस लिए उन सब के लिए क्या है एक समरी देख लेते हैं। एयरवे क्लियरेंस के लिए क्या कर देंगे, पोस्चरल ड्रेनेज करवा देंगे, चेस्ट पीटी करवा देंगे, फिजियोथेरेपी सक्शनिंग करवा देंगे इफ नेसेसरी। ब्रीथिंग के लिए क्या करेंगे, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगे, मॉनिटर करेंगे SpO2 को पेशेंट के। मेडिकेशंस में क्या देंगे, एडमिनिस्टर करेंगे एंटीबायोटिक्स जो भी प्रिस्क्राइब है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इन्फेक्शन, और ये कब होगा, स्पूटम कल्चर के बाद में ही पता लग सकता है। ब्रोंकोडायलेटर्स प्रोवाइड करवा देंगे। न्यूट्रिशन के लिए क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे हाइड्रेशन को और क्या है हाई प्रोटीन डाइट देंगे, हाई कैलोरी डाइट देंगे। एजुकेट करेंगे किसके बारे में कि जो स्मोकिंग है उसको अवॉइड करें इन्फेक्शन के प्रिवेंशन के लिए। नेक्स्ट क्या है हमारा एल्डरली केयर, एल्डरली केयर में क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे एस्पायरेशन जो है प्रिवेंट करेंगे एस्पायरेशन को और केयर गिवर सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। सो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा दैट इज अवर लंग कैंसर। लंग कैंसर में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन में क्या है, अ मेलिग्नेंट ट्यूमर, एक मेलिग्नेंट ट्यूमर का हो जाना ऑफ द लंग अराइजिंग फ्रॉम द ब्रोंकियल एपिथेलियम, ब्रोंकियल एपिथेलियम से स्टार्ट होके क्या है एक लंग ट्यूमर की फॉर्मेशन हो जाना, जो कि क्या है मोस्ट कॉमन कॉज है अमंग कैंसर रिलेटेड डेथ वर्ल्ड वाइड। बेटा जितनी भी वर्ल्ड में कैंसर रिलेटेड डेथ होती है जो उसमें सबसे मेजर रीजन है, जो मेजर टाइप ऑफ कैंसर है दैट इज अवर लंग कैंसर। लंग कैंसर क्या है बेटा, मेलिग्नेंट कैंसर है। हमने 2 टाइप की ट्यूमर्स देखी हैं। सबसे पहले हम हमारा जो मेलिग्नेंट और बेनाइन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लेते हैं। जब हम बेटा ट्यूमर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम 2 चीज पढ़ते हैं, एक होती है हमारी बेनाइन ट्यूमर, दूसरी होती है हमारी मेलिग्नेंट ट्यूमर।
जो हमारी बिनाइन ट्यूमर होगी वो क्या है बेटा, वो क्या एक पर्टिकुलर जिस साइट पे है वहीं पे क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। उसके जो फर्दर पूरी बॉडी में फैलने के चांसेस हैं वो क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है। और जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है ये क्या दिखाएगी, मेलिग्नेंसी दिखाएगी। बिनाइन ट्यूमर क्या है, साइट है, साइट किसी साइट पे प्रेजेंट है, इसको हम साइट ट्यूमर बोल सकते हैं। जिस साइट पे प्रेजेंट है उसी साइट पे क्या है, फंक्शन अपना दिखाएगी। मतलब बेसिकली जो हमारा ट्यूमर है उसका मतलब क्या होता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स, की सेल्स की बहुत ज्यादा डिवीजन हो जाना। तो जो बिनाइन ट्यूमर है, सपोज करो मेरे को यहाँ पे क्या है, एक बिनाइन ट्यूमर है, तो मेरी ट्यूमर सिर्फ इसी एरिया में यहीं क्या है, सेल्स मल्टीप्लाई होंगे और यहीं क्या है, रहेंगे। पर जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है वो क्या करेगी, यहां से पूरी बॉडी में क्या है, फैल जाएगी। तो जो हमारी क्या है, लंग कैंसर है वो कौन सी है, मेलिग्नेंट ट्यूमर है। मतलब अगर एक बार लंग्स में हो गई तो पूरी बॉडी में क्या है, फैल जाएगी। आ गया समझ। तो ये क्या है, हमारी लंग कैंसर बिनाइन ट्यूमर है, जो जिसकी क्या है, 3 स्टेजेस हैं बच्चा। ये देखो, ये आपका हेल्दी पेशेंट का लंग, ये अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर है, और उसके बाद ये क्या है, लेट स्टेज ऑफ कैंसर है। यहाँ पे आपको विजुअली भी क्या है, इजीली विजिबल हो रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, एक ट्यूमर प्रेजेंट है। और जबकि लास्ट स्टेज में क्या हो रहा है, लेट स्टेज में ये ट्यूमर क्या है, मल्टीप्लाई हो गई है, बहुत सारी जगह पे फैल गई है। इसी तरह ये पूरी बॉडी में क्या है, फैल जाती है और अपनी मेलिग्नेंसी को क्या करती है, शो करती है। नेक्स्ट आ जाएंगे बेटा इसके टाइप पे। टाइप पे आ जाएंगे सबसे पहले नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। ये क्या है, एडेनो कार्सिनोमा है, स्क्वेमस सेल की टाइप से होता है और ये लार्ज सेल है। ठीक है। उसके बाद क्या है, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। ये हाईली अग्रेसिव होता है, अर्ली मेटास्टेसिस करवाता है, और ये क्या है, इसकी जो सेल्स हैं उनका साइज स्मॉल होगा, और जो नॉन स्मॉल है उनके सेल्स का साइज क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। अब आते हैं बेटा अपन इटियोलॉजी में। अब हमने ये तो देख लिया कि क्या है, वर्ल्ड वाइड में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कैंसर रिलेटेड डेथ का रीजन लंग कैंसर है। पर लंग कैंसर हो क्यों रही है, लंग कैंसर होती है बेटा सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, जो इसका मेन कोज है। नेक्स्ट आएगा हमारा ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में देखो बेटा, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स की वजह से भी पेशेंट को क्या है, लंग कैंसर हो सकती है। एयर पोल्यूशन की वजह से और जेनेटिक का प्रीडिस्पोजिशन की वजह से। अब रीजंस तो बहुत सारे हैं लंग कैंसर होने के, पर जो मेजर रीजन है जिस वजह से क्या होता है, पेशेंट को क्या है, लंग कैंसर होती है वर्ल्ड में, जो मेन रीजन है दैट इज अवर सिगरेट स्मोकिंग। नेक्स्ट हमारा आ जाएंगे बेटा पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा, रिपीटेड कार्सिनोजन। कार्सिनोजन क्या होता है, कार्सिनोजन वो फैक्टर है जो क्या करते हैं, कैंसरस सेल को ट्रिगर करते हैं, जो क्या है, कैंसरस सेल को क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं। ठीक है। तो जो रिपीटेड कार्सिनोजन, बार बार में ऐसे फैक्टर्स, बार बार अगर बेटा सपोज करो कोई एक पर्सन है एक्स, अगर वो बार बार क्या कर रहा है, सिगरेट स्मोक कर रहा है, और सिगरेट क्या है, कार्सिनोजन है। ठीक है। तो बार बार वो स्मोक करेगा तो क्या होगा, कभी ना कभी तो क्या है, वो ट्रिगरिंग पॉइंट आएगा, और जो हमारे सेल है वो क्या है, कैंसरस सेल बन जाएंगे। तो क्या है, रिपीटेड कार्सिनोजन एक्सपोजर हुआ जिसकी वजह से डीएनए में म्यूटेशन हो जाएगी। जैसे डीएनए म्यूटेट होगा तो वो क्या कर देगा, अनकंट्रोल्ड जो हमारे एपिथेलियल सेल्स हैं, प्रेजेंट है हमारे लंग्स में, वो एपिथेलियल सेल्स अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट कर देंगे, और उसी अनकंट्रोल्ड डिवीजन को क्या बोलते हैं अपन लोग, लंग कैंसर बोलते हैं। ट्यूमर इन्वेड्स ब्रोंकस। अब सबसे पहले वो ट्यूमर क्या करेगी, अब अनकंट्रोल सेल तो बन गए, बनने के बाद वो ट्यूमर बनेगी। ट्यूमर सबसे पहले क्या करेगी, अब ऑब्स्ट्रक्शन तो होगी बेटा। अगर सपोज करो ये पाथ है, इस पाथ में यहाँ ट्यूमर बन रही है, ये कोई पाथ है, इस पाथ में यहाँ ट्यूमर बन रही है, पहले स्टेज पे थी, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई। तो ये बेसिकली क्या कर रही है, ऑब्स्ट्रक्टिव नेचर अपना दिखा रही है। तो ये क्या कर देगी, एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी, ब्लीडिंग करवा देगी पेशेंट में, मेटास्टेसिस करेगी तो क्या करवा देगी कहाँ फैल जाएगी, लीवर में, ब्रेन में, बोन में और एडर्नल ग्लैंड्स में। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में पेशेंट को क्या होगा, क्रोनिक कफ होगी। ठीक है। जब आप कभी अपने मतलब अराउंड में पेशेंट्स को देखना, पर्सन को देखना, जो बंदा क्या करता है बेटा, सिगरेट ज्यादा स्मोक करता है ना, व्हेन ही कफ्स, तो उसको ना अजीब सी कफ होती है, उसके पीछे एक साउंड सुनाई देती है हमें, जो कि ऐसे लगता है कि इसको परसिस्टेंट बहुत लंबे टाइम से कफ है। तो वो रीजन होता है उसकी स्मोकिंग का। तो उसको क्या होगी, क्रोनिक कफ होगी, हेमोपेटाइटिस होगा, उसके स्पुटम में ब्लड पास होगा, डिज्निया होगा, चेस्ट पेन होगा, ओर्जनेस आ जाएगी, विजिनेस हो जाएगी, वेट लॉस होगा, एनोरेक्सिया होगा, क्लंपिंग होगी, फटीक होगी, और क्या है, पेशेंट को पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम क्या है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम एक्सरे। देखो ये
क्या है, कैंसर, जिस पेशेंट को लंग कैंसर है, लंग ट्यूमर है, उसका एक्सरे है, ये वाला लंग हेल्दी है, बिल्कुल यहाँ पे हमें कोई ट्यूमर नहीं विजिबल हो रही। पर जब आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे ट्यूमर शो होगी व्हाइट कलर में। यहाँ पे हमें क्या है, ट्यूमर शो हो रही है, तो ये क्या है, हम एक्सरे से क्या कर सकते हैं, इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। आ गया समझ? तो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हमारा एक्सरे आ जाएगा, सीटी स्कैन, पीटी स्कैन, ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं विद बायोप्सी, मतलब ब्रोंकोस्कोपी करेंगे हम, क्या है जो सेल है उसका क्या है, थोड़ा सा जो है पार्ट ले लेंगे और उसको क्या है फर्दर बायोप्सी के लिए भेजेंगे कि ये कैंसर है या नहीं है। स्पूटम साइटोलॉजी कर देंगे, एमआरआई सीटी करवा देंगे पेशेंट की मेटास्टेसिस देखने के लिए। कॉम्प्लिकेशंस में क्या जाएगा, सिवियर वेना कावा सिंड्रोम, सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम हो सकता है, मेटास्टेसिस हो सकती है वाइटल ऑर्गन्स की। बेटा देखो, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, मैंने शुरू में बताया था, बेनाइन ट्यूमर क्या होगी, जो वहीं रहेगी, जो नहीं फैलेगी, पर मैलिग्नेंट ट्यूमर डेफिनेटली फैलेगी। तो अगर पेशेंट को लंग कैंसर है तो हमेशा ध्यान रखना वो मैलिग्नेंट ही होगी। एपिथेलियल सेल्स लंग के मैलिग्नेंट ट्यूमर बनाते हैं, तो वो ट्यूमर हमेशा ऑर्गन्स में फैलेगी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर पेशेंट के विटाल ऑर्गन्स पे चली गई, लीवर पे अफेक्ट कर दिया, ब्रेन पे कर दिया, तो पेशेंट को कोई नहीं बचा सकता। प्लूरल इन्फ्यूजन हो जाएगा, रिकरेंट इन्फेक्शन हो जाएगा ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। अब देखो बेटा, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या करेंगे पेशेंट में, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू ट्यूमर ऑब्स्ट्रक्शन। अब क्या है, ट्यूमर की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस करवा देंगे। इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज होगा रिलेटेड टू एयरवे कंप्रेशन। एक्यूट या क्रॉनिक पेन होगा ट्यूमर के इन्वेजन की वजह से। इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन हो जाएगा, लेस बॉडी की रिक्वायरमेंट से क्या है पेशेंट कम क्या है फूड को कंज्यूम करेगा। एंजाइटी या फियर होगा, किस वजह से, कि उसको कैंसर डायग्नोज होगा, इस वजह से एंजाइटी या फियर होगा। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होगा रिलेटेड टू कीमोथेरेपी या रेडिएशन। अब देखो बेटा, अगर पेशेंट को कैंसर है तो हम ऑब्वियस ही बात है कीमोथेरेपी तो पेशेंट को दी जाएगी, तो उस कीमोथेरेपी से पेशेंट को क्या है, एंजाइटी भी हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकता है, उसको डर लग सकता है कि मुझे फर्दर और इन्फेक्शन ना हो जाए। तो सबसे पहले क्या है, हम इंटरवेंशंस देख लेंगे, मेंटेन करेंगे एयरवे पोटेंसी को, कैसे मेंटेन करेंगे, सक्शनिंग करवा देंगे, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा देंगे, पोजीशन फॉर कंफर्ट एनकरेज करेंगे, डीप ब्रीथिंग को एडमिनिस्टर कर देंगे, ब्रोंकोडायलेटर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एनाल्जेसिक्स फॉर पेन, असिस्ट करेंगे विद डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, ब्रोंकोस्कोपी एंड बायोप्सी में असिस्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे जब भी पेशेंट की कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी चल रही है उस टाइम पे, और मॉनिटर करेंगे कि पेशेंट को क्या है, बोन मैरो सप्रेशन या फिर नोजिया तो नहीं हो रहा, प्रोवाइड करवा देंगे, क्या पेन मैनेजमेंट के लिए ओपियोइड्स दे देंगे पेशेंट को। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इंश्योर करेंगे कि एडिक्वेट न्यूट्रिशन हो पेशेंट का, स्मॉल फ्रीक्वेंट छोटी थोड़ी थोड़ी मील्स देंगे, थोड़े मतलब शॉर्ट, मतलब जहां पेशेंट क्या है 3 बार दिन में खाना खाता है, हम उसको क्या है 6 बार देंगे, पर क्वांटिटी है वो कम कर देंगे, और जो टाइम है वो क्या है, टाइम लिमिट भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। प्रोवाइड करेंगे साइकोलॉजिकल और इमोशनल सपोर्ट, काउंसलिंग देंगे पेशेंट को, एजुकेट करेंगे पेशेंट को और फैमिली को अबाउट द ट्रीटमेंट ऑप्शन, प्रोग्नोसिस और होस्पाइस केयर के बारे में। एल्डरली कंसिडरेशन में क्या आ जाएगा, ऑफ्टन डायग्नोस्ड लेट ड्यूरिंग नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स। ज्यादातर बेटा जो एज्ड पेशेंट है उनमें लेट डायग्नोज होता है कि इनको लंग कैंसर है, इंक्रीज कर जो, और उनकी बॉडी में क्या हो जाएगा, अब इम्यून सिस्टम पहले ही सप्रेस है, तो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स जो एल्डर पेशेंट है हमें उनमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। प्रोवाइड करेंगे फोकस ऑन पैलेटिव केयर, कंफर्ट केयर, एडवांस डिसीज, इन्वॉल्व करेंगे फैमिली इन डिसीजन मेकिंग में, फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे। अब देख लेते हैं बेटा अपन हमारे जो है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। एयरवे के लिए क्या करवा देंगे, मेंटेन करवा देंगे पेटेंसी, सक्शनिंग और O2 थेरेपी को। ब्रीथिंग के लिए मॉनिटर करेंगे SpO2 लंग साउंड्स को। मेडिकेशन के लिए क्या कर देंगे, एडमिनिस्टर कर देंगे कीमो रेडियोथेरेपी सपोर्ट मेडिसिन। पेन के लिए एनाल्जेसिक्स दे देंगे, ओपियोइड्स दे देंगे। न्यूट्रिशन के लिए हाई कैलोरी देंगे, स्मॉल मील्स पे देंगे। और उसके बाद क्या आ जाएगा, एजुकेट करेंगे पेशेंट को कि वो स्मोकिंग को छोड़ दे, ट्रीटमेंट प्लान के बारे में, पैलेटिव केयर। अगर एल्डर है तो क्या करेंगे, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट करवाएंगे, एम्फेसिस ऑन कंफर्ट पे क्या है पेशेंट की हम ज्यादा ध्यान देंगे। तो इस डिसऑर्डर के साथ बेटा हमारी रेस्पिरेटरी यूनिट पूरी कंप्लीट हो चुकी है। हम नेक्स्ट हमारी नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो अब तक आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी कोई प्रॉब्लम थी वो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, और अगर कोई ऐसा डिसऑर्डर है जो रह गया तो आप वो भी मुझे बता दो, मैं नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लूंगी। सो हम नेक्स्ट हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं आपको ये सेम एज इट इज नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।